हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सभी बच्चे अच्छे होंगे और जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं इस बात को इसलिए बोलता हूं बच्चों, क्योंकि जो ईमानदार स्टूडेंट हैं वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपकी परीक्षा बिल्कुल नज़दीक है। देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ 1 महीना बचा है आपकी परीक्षा में। तो आप जहां भी होंगे, जिस भी स्थिति में होंगे, जिस भी माध्यम से आपको पढ़ने को मिल रहा होगा, आप पढ़ाई को कर रहे होंगे और कहीं ना कहीं अपने कोर्स को कंप्लीट कर रहे होंगे। तो बच्चों, आपके अपना गुरुकुल पर आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और मैं आज के सेशन को लेने से पहले मैं कहना चाहूंगा बच्चों, यदि कोई स्टूडेंट आज इस चैनल पर नया इस वीडियो को देख रहा है तो मैं उससे कहना चाहूंगा इस चैनल को सबसे पहले वो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और साथ ही साथ जो पहले से वीडियो इस चैनल पे पड़े हुए हैं सबसे पहले उस वीडियो को देखें, क्योंकि बच्चों आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कराया गया है। तो इसलिए बच्चों चलिए आज के सेशन पर हम सभी लोग जो बात करने वाले हैं वो सामाजिक विज्ञान। यदि कोई बच्चा क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 में यदि वो सामाजिक पढ़ रहा है, भूगोल पढ़ रहा है, तो बच्चों उसके लिए ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और साथ ही साथ बच्चों, यदि कोई स्टूडेंट क्लास 10 में, 11 में और 12 में, कोशिश करके आप ये ध्यान से सुनना, क्लास 12 के बच्चे जो जीव विज्ञान पढ़ते हैं उनके लिए बच्चों आज का ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे, मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। क्या लिखा है? पर्यावरण को संतुलित रखने में किसका योगदान? वृक्षों का क्या योगदान है? तो आप सभी लोग देख रहे होंगे, और मुझे नहीं लगता कि शायद ये बताने वाली कोई भी ऐसी बात है जो शायद आपको बताएं और आप इसको क्लियर ना हो पाए। तो बच्चों आप सबसे पहले ये ध्यान से देखेंगे, जो पर्यावरण है कक्षा 10 में, हाई स्कूल में, कहीं ना कहीं हिंदी में भी ये टॉपिक लिखने को आता है, ऐसे लिखने को आता है कि पर्यावरण के बारे में आप निबंध लिखिए, पर्यावरण प्रदूषण के बारे में निबंध लिखिए। और शायद जब उपसंहार आप लिखते हैं तो इसके बावजूद भी आप उसमें इस बात को जरूर रखते हैं कि जो पर्यावरण हमारा होता है उसको संतुलित बनाने में हमारे वृक्षों का बहुत बड़ा योगदान है। तो चलिए बात करते हैं। और कहा भी जाता है कि एक वृक्ष 100 पुत्र समान। सुने होंगे शायद आपको जहां भी सरकारी गवर्नमेंट कोई वृक्ष लगाता है उस पर चारों तरफ खाला बनाता है पशुओं से सुरक्षा के लिए, तो उस पर एक लाइन लिख देता है, अलग अलग बहुत अच्छी मोटिवेशनल लाइन लिखता है। तो आप कहीं भी देखेंगे लिखा रहेगा एक वृक्ष 100 पुत्र समान। कहने का मतलब जिस तरह से एक पुत्र होता है उसी तरह से 100 पुत्र के जैसा आपकी रक्षा करता है कौन सा? एक वृक्ष करता है। तो चलिए बच्चों, आज हम देखेंगे हमारे पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने में इन वृक्षों का क्या महत्व है। तो सबसे पहले ध्यान से देखेंगे बच्चों, जो पर्यावरण होता है, ये जब वृक्ष होते हैं तो वृक्षों से क्या चीज? वृक्षों से मृदा का अपरदन नहीं होता, मृदा का अपरदन नहीं होता। ये सबसे बड़ी बात है, अपरदन नहीं होता। अब कहेंगे सर ये कैसे होता है? आप ध्यान से देखिए बच्चों, जब बारिश के टाइम पर जहां पेड़ पौधे वनस्पतियां नहीं होती हैं, आप देखे होंगे जब बारिश होती है ना तो वहां की मिट्टियां क्या हो जाती हैं? कटती चली जाती हैं, यानी मृदा का अपरदन हो जाता है। अपरदन मींस कटाव हो जाता है, वो मिट्टी बह जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पर आप देखेंगे जहां पर तमाम पेड़ पौधे बने होते हैं तो आप देखेंगे उसके आसपास की जो मिट्टी होती है ना वो नहीं कटती है। कभी आप गौर से देखिए, जहां पर बरसात के टाइम पर जहां पे कोई घास नहीं उगती है, कोई छोटी छोटी वनस्पति नहीं रहती है, आप जब वहां से चलते हैं ना तो फिसल जाते हैं। और जहां पर तमाम प्रकार की घासें रहती हैं वहां से जब चलते हैं ना तो वहां पे फिसलते नहीं हैं, क्योंकि बच्चों वहां पे मृदा का अपरदन नहीं होता है। लेकिन यहां पर क्या होता है? जहां पे वृक्ष नहीं रहेंगे, वनस्पतियां नहीं रहेंगी, वहां पे बहुत तेजी के साथ मृदा का अपरदन होता है। क्लियर है? तो सबसे पहले हमें क्या चीज फायदा होता है? सबसे पहले पर्यावरण में जब हमारे वृक्ष होते हैं ये क्या करते हैं? ये हमारे देश में या किसी भी देश में जब हमारे अर्थ पर कोई भी पर्यावरण में कोई भी वृक्ष होता है तो सबसे पहला मृदा का अपरदन नहीं होगा। दूसरा चीज क्या होगा? दूसरा चीज हमारे लिए अगर मैं पूछूं आपके लिए या मानव जाति के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है? तो आप क्या बताएंगे? कहेंगे सर रुपया पैसा हो सकता है, कहेंगे सर कोई बहुत बड़ा ज्ञान हो सकता है, कहेंगे सर बहुत बड़ा हथियार हो सकता है। आप यही बताएंगे कि सबसे बड़ा मानव जाति के लिए सबसे बड़ा उपयोगी हो सकता है।
लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए ना तो मानव जाति के लिए सबसे जरूरी चीज, सबसे उपयोगी चीज जो होती है वो होता है जीवनदायिनी, जिसे बोलते हैं ऑक्सीजन। क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन। तो बच्चों ये पर्यावरण में कहीं ना कहीं ये जो वृक्ष होते हैं ये पर्यावरण में होते हैं, और हमारे पर्यावरण में, हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन का जो प्रतिशत मात्रा है वो कितना है बच्चों? आप कहेंगे सर 21% है, लेकिन ये बहुत गौर करने वाली बात है। ये बच्चों 21% था, लेकिन आज ये प्रतिशत कम हो गया। आज 21% से घटकर ये 20% कुछ आज जाके पहुंच गया है। कहने का मतलब ये जो ऑक्सीजन है ये 21% से घटकर 20% हो जा रहा है। आप यकीन करिए बच्चों, आप खाना के बगैर 2 दिन रह सकते हैं, आप कपड़े के बगैर 2-4 महीने रह सकते हैं, लेकिन बच्चों ऑक्सीजन के बगैर आप 5 मिनट रहना मुश्किल हो जाएगा। होता है कि नहीं होता है? तो इसलिए बच्चों सबसे बड़े लिए, हमारे लिए या मानव जाति के लिए सबसे कुछ जरूरी है तो है बच्चों ऑक्सीजन। कहा जाता है ना आपके पास रुपया, पैसा, ज्ञान कुछ भी हो जाएगा, लेकिन जब आपके पास जिंदगी ही नहीं रहेगी, आपके अंदर जान ही नहीं रहेगी, तो वो किस काम का होगा? आप खुद ही सोचिए। तो बच्चों कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। कौन प्रदान करता है? जितने हमारे पर्यावरण में जो वृक्ष लगे हुए होते हैं। क्लियर हो गया? और दूसरी चीज क्या होगी? और चीज होगी कि जब वृक्ष हमारे पर्यावरण में मौजूद होते हैं ये आने वाली बाढ़ को नियंत्रित करते हैं। किसको नियंत्रित करते हैं? बाढ़ को नियंत्रित करते हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चों जितना भी आप देखे होंगे बड़ी बड़ी आपदाएं आती हैं, आज देखो आज बहुत तेजी से अंधाधुंध वृक्षों की कटाई हो रही है। आज आपको सुनने में आया होगा कि समय पर बारिश नहीं होती, समय पर ठंडी भी नहीं पड़ती, समय पर गर्मी नहीं पड़ती, मतलब बिना मौसम की चीजें हो रही है। क्यों हो रहा है? क्योंकि बच्चों हमने कहीं ना कहीं पर्यावरण के साथ खिलवाड़ किया है, और आज प्रकृति भी हमारे साथ क्या कर रही है? वैसे ही कर रही है जैसा हमने प्रकृति के साथ किया है। क्लियर है? तो कहीं ना कहीं बच्चों वृक्ष जो होते हैं ये इन सारी चीजों में हमारे लिए भूमिका निभाते हैं। और बच्चों क्या महत्व होता है? ये पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने में मदद करते हैं। पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने में क्या करते हैं? मदद करते हैं, रखने में मदद करते हैं। अब कहेंगे सर ये कैसे होता है? तो आप एक बार गौर करिए। गर्मी के टाइम पर जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है, आपको लगता है हम कहीं चले जाएं जहां मुझे खूब ठंडी ठंडी हवा मिले, आप वहीं ढूंढते हैं ना जगह। तो आप ध्यान से सोचिए, जहां कहीं बहुत सारे पेड़ होते हैं, घने पेड़, और वहां कहीं भी ऐसा कोई बगीचा मिल जाता है, तो आप क्या करते हैं? जब वहां पर जाते हैं तो वहां पर जाने के बाद आपको इतना सुकून मिलता है, इतना सुकून मिलता है कि शायद आप सोचते हैं कि वाह कितनी अच्छी जगह है, हमें तो यहाँ पता ही नहीं था। मतलब वहां का जो वातावरण होता है, वहां का जो पर्यावरण संतुलन होता है वो बिल्कुल बहुत अच्छा होता है, पर्यावरण के अनुकूल होता है। क्लियर है? तो कहीं ना कहीं बच्चों ये जो वृक्ष होते हैं ये हमारे लिए सबसे उपयोगी हैं। इसीलिए बच्चों कहा जाता है कम से कम बच्चों आप 10 वृक्ष एक मौसम में, बरसात के टाइम पे आप वृक्ष का रोपण करिए, वृक्ष को लगाइए, क्योंकि बच्चों उनसे बढ़कर हमारे जीवन में कुछ नहीं है। मैंने आपको क्या बताया? जिंदगी में सब कुछ आपके पास होगा, लेकिन आपके अंदर जान ही नहीं होगी तो क्या करेंगे? और कहीं ना कहीं वो जीवन देने वाला हमारा वृक्ष ही है जो हमें क्या प्रदान करता है? ऑक्सीजन प्रदान करता है। और बच्चों क्या करता है? लास्ट हेडिंग आप ले लीजिए, 5वां हेडिंग है जो वृक्ष होते हैं ये जो हमारे लिए सबसे जहरीली गैस होती है। कौन? कार्बन डाइऑक्साइड, जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, हमारे पर्यावरण के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक साबित हो रही है। तो वो क्या करता है वृक्ष? वो कहीं ना कहीं वो वृक्ष क्या करते हैं? वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड को यानी आप कहेंगे CO2, किसको? CO2 को ये क्या करते हैं? ये ग्रहण करते हैं और प्रकृति से, हमारे पर्यावरण से क्या करते हैं? इनकी मात्रा को कम कर रहे हैं। क्योंकि बच्चों जब इनको लेने वाला कोई नहीं होगा तो ये कम होने वाला नहीं है, दिन प्रतिदिन बढ़ता रहेगा और एक दिन इतना बढ़ जाएगा कि हम सभी लोग का दम घुट के मर जाएगा। तो बच्चों एक तरफ से देखो, एक तरफ तो हमें ये जीवन दे रहा है और दूसरी तरफ क्या कर रहा है? दूसरी तरफ जो हमारे लिए खतरा है उसको भी हटा रहा है। तो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है कि नहीं है? तो क्लियर हो गया। अगर आपसे लिखने के लिए आता है कि पर्यावरण को संतुलित रखने में हमारे वृक्षों का क्या महत्व है, क्या योगदान है, तो आप क्या क्या लिखेंगे? क्या क्या हमने बताया, ध्यान से देखो। वृक्षों से सबसे पहला मृदा का अपरदन नहीं होता, जिससे मिट्टी का कटाव नहीं होता, क्योंकि मिट्टी में ही हमारी सारी फसलों का उत्पादन किया जाता है, तो इसलिए मृदा का अपरदन नहीं होता। तो दूसरा क्या है? दूसरा है ऑक्सीजन हमें प्रदान करते हैं,
जो हमारे लिए सबसे ज्यादा जीवनदायिनी चीज है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमें ऑक्सीजन भी प्रदान करते हैं। तीसरा चीज क्या है, बाढ़ को भी नियंत्रित करते हैं। क्लियर हो गया। अगला चौथा चीज क्या है, पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने में भी मदद करते हैं। लास्ट क्या है, वृक्ष जो होते हैं ये जो हमारे लिए जहरीली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, ये इसको ग्रहण करते हैं और इसकी संख्या को क्या करते हैं, कम करते हैं। क्लियर हो गया। तो बच्चों इसको ध्यान से देखिए, अपने नोट में, आप नोटबुक में इसको नोट करना है और बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार करना है ताकि परीक्षा में आए तो अच्छे से लिख कर आए, क्योंकि हम वही चीजों को पढ़ा रहे हैं जो आपकी परीक्षा के लिए सबसे जरूरी है। तो चलिए बच्चों दूसरा प्रश्न पे हम सभी लोग चलते हैं, तो इसको उतार लीजिएगा, बाकी मैं अगले नेक्स्ट प्रश्न पे चलना चाहूंगा। क्लियर है। तो नेक्स्ट प्रश्न पे आप सभी लोग बने रहिएगा और इसको उतारने के बाद नेक्स्ट प्रश्न में हम सभी लोग चलते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो देख रहे होंगे दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने है और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कक्षा 10 के बच्चे जो देख रहे होंगे अच्छे तरीके से देखिएगा, क्योंकि आपकी परीक्षा में इससे कोई ना कोई हो सकता है ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही आ जाए, क्योंकि आपके भी सिलेबस में है और कक्षा 12 में तो है ही है। और छोटी क्लासों में 6, 7, 8 के जो बच्चे देख रहे हैं अच्छे तरीके से देखिएगा, सामाजिक विज्ञान का ये प्रश्न है। क्लियर है। तो कहा जा रहा है राष्ट्रीय उद्यान से आप क्या समझते हैं और भारत में प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का नाम लिखो। क्लियर है। तो चलिए मैं बात करता हूं राष्ट्रीय उद्यान। आप सभी लोग चिड़ियाघर देखे होंगे, चिड़ियाघर देखे हैं ना। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से चिड़ियाघर होता है ना, उसी तरह से राष्ट्रीय उद्यान बनाया जाता है। राष्ट्रीय मतलब राष्ट्र का, उद्यान मतलब ऐसी जगह, ऐसा स्थान जहां पे सभी पशु पक्षियों व वनस्पतियों को पूर्ण रूप से, किस तरह से, पूर्ण रूप से संरक्षित, सुरक्षा प्रदान की जाती है, सुरक्षा प्रदान की जाती है। उनको किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं होता है, यानी उनको किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं होता। अब कहेंगे सर ये खतरा किस तरह से, तो आप सभी लोग देखेंगे जैसे चीता हो गया, हाथी हो गया, जैसे हाथी का सूंड के लिए लोग हाथी को मार डालते हैं, जाते हैं बड़े बड़े जंगलों में, मार के उसकी सूंड को निकाल लेते हैं, क्योंकि उससे बहुत महंगी महंगी दवाएं बिकती हैं, तो उसकी तस्करी लोग करते थे। तो क्या हो गया, उसको पूर्ण रूप से निषेध कर दिया गया। अब इस राष्ट्रीय उद्यान में मान लीजिए कोई राष्ट्रीय उद्यान है, तो उस राष्ट्रीय उद्यान में जितने भी चीजों को रखा जाएगा, जितने भी पशु पक्षी होंगे उसमें सबसे पहला चीज तो बिना आज्ञा के उसमें जाना मना है, यानी परमिशन लेनी पड़ेगी उसमें जाने के लिए, और उसमें कोई भी शिकार खेलना, घूमना, कुछ भी करना पूरी तरह से निषेध होगा, यानी मनाही होगी। सरकार उनको कोई भी ऐसा काम करने नहीं देगा, सिर्फ यानी वो जाके घूम सकते हैं, देख सकते हैं। क्लियर हो गया। यानी पूर्ण रूप से संरक्षित होता है क्या, राष्ट्रीय उद्यान। किसके लिए, पशु पक्षियों जानवरों के लिए। क्लियर है। और जो अनेक प्रकार की वनस्पतियां होती हैं उनमें रखा जाता है। आपको पता है बड़े बड़े जंगल में, जैसे आपको पता है पहले चंदन की एक लकड़ी होती है, लोग उसकी तस्करी करते हैं। तो कहीं ना कहीं आज जहां चंदन की लकड़ी है वहां भी सरकार का पूरी तरह से वो क्या है, सुरक्षा प्रदान है, उसमें पूरी तरह से निषेध है, कोई उसमें जा नहीं सकता, यानी उस पर कानून लगा दिया गया। और इस राष्ट्रीय उद्यान में अगर कोई भी ऐसा काम करता है, शिकार खेलता है, जानवरों को परेशान करता है, पशु पक्षियों को मारता है, अगर ऐसा मिल जाता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्या की जाएगी, कानूनी कार्यवाही की जाएगी। तो क्लियर है आप सभी को। तो इसलिए बच्चों आप सभी लोग अच्छे तरीके से ध्यान देंगे क्या, कि जो राष्ट्रीय उद्यान होता है वो पूरी तरह से पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए, वनस्पतियों के लिए सुरक्षा प्रदान होती है, उनमें किसी तरह से उनको कोई खतरा नहीं होता है, और उनमें उन चीजों को रखा जाता है ज्यादातर जो विलुप्त होने के कगार पे हैं। कहीं ना कहीं अगर वो विलुप्त हो जाए तो उनका संरक्षण उसमें दिया जाता है ताकि किसी प्रकार को उनको कोई समस्या ना हो। तो क्लियर हो गया। तो कहीं ना कहीं बच्चों ये तो हमने समझ लिया राष्ट्रीय उद्यान से आप क्या समझते हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान तो हमारा क्लियर हो गया। ध्यान से देख लीजिए, ऐसी जगह, ऐसा स्थान जहां पे पशु पक्षियों वनस्पतियों को किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, उनको पूरी तरह से संरक्षण प्रदान किया जाता है, और क्या होता है, उनको किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं होता है। अब ध्यान से देखिए, पूछा है भारत में प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का लिखिए। कौन सा ऐसा राष्ट्रीय उद्यान था जो भारत में सबसे पहला बनाया गया। कक्षा 10 के बच्चे नोट करेंगे इस प्रश्न को। तो ध्यान से देखिए, भारत में 1936 ईस्वी में, कब, 1936 ईस्वी में पूरे भारत में सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान बना था। उसका नाम था बच्चों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। क्या, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और कक्षा 10 में बोर्ड परीक्षा में कई बार यह ऑब्जेक्टिव प्रश्न आया है।
ये आया है। ये तो नहीं पूछा था कि प्रथम कौन सा है, लेकिन ये पूछा था कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में है, ये पूछा था। हो सकता है आने वाले टाइम में पूछ ले भारत में प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का नाम लिखिए, तो कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। किस राज्य में? इसको नोट करिए। ये बच्चों हैं उत्तराखंड में। कहां पे? उत्तराखंड में। अब उत्तराखंड में बच्चों एक राष्ट्रीय उद्यान और भी है, एक राष्ट्रीय उद्यान और भी है, उसका नाम लिखेंगे फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। क्या? फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ये भी उत्तराखंड में है, लेकिन ये तो बहुत बाद में बना। लेकिन सबसे पहला पूरे भारत में जब कुछ नहीं था तो पहला बना था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में। लेकिन उस समय इसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नहीं था, ये तो अभी पड़ा ये इसका नाम। उस समय जो इसका नाम था वो था हैली नेशनल पार्क। क्या नाम था? हैली नेशनल पार्क। उस समय नाम था जब बच्चों ये बना था। क्लियर है? और एक हैली से आता है हाइमिस राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? हाइमिस राष्ट्रीय उद्यान। अगर ये बात करेंगे तो आप ये ध्यान रखना, ये जो राष्ट्रीय उद्यान है बच्चों, ये जम्मू एंड कश्मीर में है। कहां पे? हेमिस। ये सबसे बड़ा है पूरे भारत में, सबसे बड़ा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। फूलों की घाटी उत्तराखंड। हैली नेशनल पार्क ये इसी का नाम है जो भारत में सबसे पहला बना था। लेकिन अब इसका नाम क्या हो गया? तो अब इसका नाम हो गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अब कक्षा 10 में बच्चे और भी ध्यान देंगे, क्योंकि ये प्रोजेक्ट के बारे में उनमें प्रश्न है, बहुत लॉन्ग दीर्घ प्रश्न है। तो हो सकता है किसी भी राष्ट्रीय उद्यान से प्रश्न पूछ सकता है। तो एक प्रश्न आता है बच्चों, जो एक सींग वाला गैंडा है। कौन? एक सींग वाला गैंडा, जिसके नाक पे सींग होती है ना, तो एक सींग वाला गैंडा कहां पाया जाता है? तो ध्यान से सुनेंगे। एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है काजीरंगा। कहां? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। बच्चों बिल्कुल नहीं चूकेंगे, उतारेंगे अपने नोटबुक में, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राष्ट्रीय उद्यान और कक्षा 12 के बच्चे तो नोट्स बनाएंगे ही बनाएंगे, क्योंकि उनको तो सिलेबस में रखा हुआ है 10 और 12। इसीलिए कहा जाता है कि 10 में अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए, 12 में जाओगे तो कहीं ना कहीं ये टॉपिक आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, पहले से तैयार रहेगा। तो वो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। क्या पाया जाता है? एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है, सिर्फ यही एक ऐसा है। बाकी इस समय पूरे भारत में 120, कितने? ध्यान से सुनेंगे, 120 से भी ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान इस समय है। 120 से भी ज्यादा जितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। लेकिन 1936 में जब बना था सबसे पहला एक ही बना था। मतलब आज तक 120 से ज्यादा बन गए। लेकिन बच्चों अगर बात किया जाए सबसे ज्यादा किस राज्य में है, तो सबसे ज्यादा एमपी में है। कहां पर? एमपी में। और आपको एक हम टाइगर प्रोजेक्ट पढ़ाए थे। एमपी को कौन सा स्टेट कहा जाता है? टाइगर स्टेट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा टाइगर पाए जाते हैं राष्ट्रीय उद्यान में, और सबसे ज्यादा पूरे भारत में यहीं पे एमपी में है भी। क्लियर है? तो कहीं ना कहीं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये बच्चों अगर मैं बात करूं किस राज्य में है, तो बच्चों ये राज्य है असम। कहां पे? असम। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। तो ये बच्चों असम में स्थित है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। कहां पे? असम में। अगर मैं बात करूं कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां है? कहां पे? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। क्या आप सभी लोग बता सकते हैं? कमेंट करिएगा मुझे। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान आप सभी लोग मुझे कमेंट करके इसका उत्तर देंगे। ध्यान से सुनना, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ये आपके लिए होमवर्क है, और आप सभी लोग कमेंट में इसका उत्तर देंगे मुझे। कौन सा? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? क्लियर हो गया? तो बच्चों मैंने 2 प्रश्न आपको पढ़ाया, और दोनों कक्षा 10-12 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी छोटी क्लास के भी बच्चे देख रहे होंगे तो इसको अच्छे तरीके से देखेंगे। बाकी मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। जहां भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को करिए। बाकी मैं जाते जाते आपको एक लाइन सुनाऊंगा, सुनना चाहेंगे? बिल्कुल सुनिए। कहते हैं बच्चों, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, और कदम रखो ऐसा कि निशान बन जाए। अरे पढ़ाई तो मेरे बच्चों सब कोई करता है, लेकिन पढ़ाई ऐसी करो कि मिसाल बन जाए। चलिए बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।